हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 8 मार्च को ग्रह विज्ञान विषय का पेपर देंगे, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं आज के इस वीडियो में ग्रह विज्ञान का एक वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लेंगे तो आप 8 मार्च को 70 में 70 का स्कोर बिल्कुल क्लियर करके आएंगे ग्रह विज्ञान के पेपर में। इतना ही नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इस वायरल मॉडल पेपर के आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक एक प्रश्न का उत्तर सीधा आपके दिमाग में बैठ जाएगा ताकि आपको प्रश्नों का उत्तर रटना ना पड़े। तो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा आज के इस वायरल मॉडल पेपर को। मेरे प्यारे बच्चों, अपना एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है 8 मार्च को, और उसके पहले के पेपर में भी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर लिखना है। यहां पर आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर आपको अपना नाम कहीं पर भी नहीं लिखना। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर इस वायरल मॉडल पेपर का कोड आप याद रखिएगा 823 IE, और यही पेपर सेम 8 मार्च को आएगा। तो जिन बालिकाओं के पास ग्रह विज्ञान विषय है या जिन बच्चों ने ग्रह विज्ञान विषय को चुना है अनिवार्य विषय के रूप में, आप सभी के लिए ये वायरल मॉडल पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समय आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। तो यदि आप 70 में 70 लाना चाहते हैं तो पूरे वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लेना, इसके सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना। आपकी बोर्ड परीक्षा से पहले मैं आपको कई वायरल मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा में जहां से प्रश्न बिल्कुल 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान दें नोट के अंतर्गत, क्योंकि नोट और निर्देश आपको जरूर पढ़ना है। नोट में क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट पहले आपको पेपर मिलेगा, किस लिए? पढ़ने के लिए। यानी 3 घंटे 15 मिनट का जो समय है, इसमें से 15 मिनट आप पेपर को अच्छे से पढ़िए। जिस प्रश्न का आंसर आपको बिल्कुल क्लियर आता है, सबसे पहले वहां से आप उत्तर करना स्टार्ट करिए। निर्देश पढ़ लीजिएगा, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करने हैं, जिसका नमूना आप यहां पर देख सकते हो। OMR सीट का नमूना जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और इनका उत्तर आप इस तरह की OMR सीट में गोला काला करके भरेंगे, और जो आप यहां पर गोला काला करेंगे उसका विवरण नीचे OMR सीट में आपको यहां पर लिखना होगा। जैसे कि मान लीजिए पहले प्रश्न में आपने सी वाला ऑप्शन भरा, तो यहां पर पहले यहां पर प्रश्न संख्या और उत्तर लिखा हुआ है, तो यहां पर भी आप जो ऑप्शन भरेंगे यहां पर लिखते चले जाएंगे। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़िए, और अगला निर्देश यहां पर है, खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर चिन्हित करें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न 1 नंबर का है, कौन सा प्रश्न 2 नंबर का है, कौन सा प्रश्न 4 या कौन सा प्रश्न 6 नंबर का है, इसका भी वर्णन किया गया है। चलिए अगला निर्देश है, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं और खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही आपको करना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप एक चीज और ध्यान दें, OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे आपको काटना नहीं है, ना ही इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग भी नहीं करना है। जैसे कि ये मान लो उदाहरण के लिए
सी वाला ऑप्शन सही था, आपने डी वाला ऑप्शन भर दिया किसी भी प्रश्न के अंतर्गत। जो ऑप्शन सही था वो नहीं भरा, दूसरा भर दिया। अब आपको याद आ गया कि ये मुझसे गलती हो गई है, तो अब ना तो आप इस तरह से काट सकते हैं, ना ही इसमें इरेजर लगाएंगे, ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे। कुछ नहीं करना, एक बार गोला आपका भर गया सो भर गया, और एक प्रश्न के आगे एक ही गोला आप जो है काला करेंगे, दो नहीं करेंगे। ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसे बाल पॉइंट वाले पेन से भरिएगा, जेल पेन से आपको नहीं भरना है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ करना है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिएगा, यानी जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उस पर आपको अपना समय नष्ट बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर देखें आप लोग, खंड आ में निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर OMR शीट में गोले को काला करें। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जिस प्रश्न में जो भी विकल्प सही होगा आपको उसी गोले को काला करना है। दो गोले एक प्रश्न के अंतर्गत आपको काला नहीं करना है। तो 2025 बोर्ड एग्जाम यानी 8 मार्च को सेम इसी तरह के प्रश्न आने वाले हैं। आप इन सभी प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे से रट लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, अशुद्ध रक्त किस अंग में शुद्ध होता है? जो अशुद्ध रक्त होता है यानी जो अशुद्ध खून होता है, जिसे आप रक्त कह सकते हैं, खून कह सकते हैं या लहू कह सकते हैं, वह हमारे शरीर के किस अंग में शुद्ध होता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ए वाला ऑप्शन, फेफड़ों में। जो अशुद्ध रक्त होता है वह हमारे फेफड़ों में क्या होता है? शुद्ध होता है। चलिए अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। एक स्वस्थ सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से सही उत्तर क्या होगा? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 94 डिग्री फ़ारेनहाइट या 96 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट एक स्वस्थ मनुष्य का जो होता है क्या? शरीर का सामान्य तापमान। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम आम का दाम 70 रुपये है, तो 11 किलोग्राम आम का दाम क्या होगा? इस तरह का यदि सवाल आता है या सवाल से संबंधित प्रश्न आता है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको क्या करना है? 1 किलोग्राम आम का दाम क्या है? 70 रुपये है। अब कह रहा है कि 11 किलोग्राम आम का दाम क्या होगा, तो इसे हम 11 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पर पहले 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैं आपको बता दूं थोड़ा इधर डिटेल में, 70 को हम 11 से गुणा कर देते हैं तो क्या आता है? यहाँ पर 1 का गुणा जाएगा, 11 और 0 का गुणा क्या होगा? 11 0 का 0 हो जाएगा, और 11 सती क्या होता है? 77 होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 770 रुपये। यानी 1 किलोग्राम आम का दाम 70 रुपये है, तो 11 किलोग्राम आम का दाम होगा 770 रुपये, जो कि सी वाला ऑप्शन है, यही सही होगा। अगला प्रश्न है, ऊनी वस्त्र धोने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि हमें ऊनी वस्त्रों को धोना है तो इसके लिए हमें रीठे का घोल का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न अगला है, मच्छर कौन सा रोग फैलाते हैं या मच्छरों के द्वारा कौन सा रोग होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक ट्रिक आप आजमा सकते हैं, माँ से मच्छर और माँ से मलेरिया। यानी मच्छर के काटने से या मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है?
मलेरिया रोग फैलता है? मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद कर लेना। माँ से मच्छर के द्वारा काटने से माँ से मलेरिया रोग फैलता है। ये छोटी सी ट्रिक है, जैसे भी हो आप याद कर सकते हैं। यदि आप कुछ ट्रिक भी लगाते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि ट्रिक लगाने पर आपको वो प्रश्न कभी नहीं भूलेगा। अगला प्रश्न है, बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं, तो हम बर्फ की टोपी का प्रयोग प्रायः कब करते हैं? यहाँ पर राइट आंसर होगा अधिक ज्वर होने पर। ज्वर का अर्थ क्या होता है? बुखार। जब हमें अधिक तेज बुखार या किसी भी व्यक्ति को तेज बुखार हो जाता है या ज्वर हो जाता है, तो वह किसका प्रयोग करता है? बर्फ की टोपी का प्रयोग करता है। किस लिए? ठंडी सेक देने के लिए। एक प्रश्न आता है, बर्फ की टोपी का प्रयोग क्यों करते हैं? तो ठंडी सेक देने के लिए। ठंडी सेक देने के लिए बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, घर की सफाई महत्वपूर्ण है। घर की सफाई क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, आप ये सब प्रश्न बेसिक से प्रश्न हैं, इनको रटना नहीं है, आपको समझना है। यदि आपको समझ में आ गया एक एक प्रश्न का आंसर, एक एक प्रश्न का मतलब, तो आप उत्तर बिल्कुल आसानी से करते चले जाओगे। मुझे नहीं लगता इनमें से कोई प्रश्न ऐसा होगा जिसे आपको रटना पड़े। तो बर्फ की टोपी का प्रयोग आप सभी जानते हैं। किसी को तेज बुखार आ गया तो उसको क्या किया गया? बर्फ की टोपी से ठंडी सेक दी गई। या आपने देखा होगा कि रूमाल को पानी में भिगोकर उसके मस्तक पर, जिसको तेज बुखार है उसके मस्तक पर रखा जाता है, बार बार पानी में भिगोकर। आपने देखा होगा। ये सब चीजें जो हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है, आपके आसपास होती हैं और आप जो है इन्हीं प्रश्नों से उत्तर आप ढूंढ सकते हैं। अपने वातावरण से ही उत्तर आप ढूंढ सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, घर की सफाई महत्वपूर्ण है। किस लिए? घर की सफाई क्यों महत्वपूर्ण है? अब बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा? शारीरिक स्वास्थ्य के लिए घर की सफाई महत्वपूर्ण है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी घर की सफाई महत्वपूर्ण है, सुख प्राप्ति के लिए भी घर की सफाई महत्वपूर्ण होती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी कारण हैं जिनके कारण घर की सफाई करना अनिवार्य है। क्योंकि यदि हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है तो घर की सफाई करना होगा, मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है तो घर की सफाई करना होगा। आप एक चीज आप आजमा कर देखिए, आपने कोई वस्त्र पहने हैं और वह एकदम नए हैं, तो आपके अंदर की जो फीलिंग होगी वो क्या होगी? और आपने 2-3 दिन से लगातार एक ही वस्त्र पहने हैं, तब आपकी फीलिंग जो होगी, यानी अनुभव क्या होगा, अंदर से आपकी क्या सोच होगी, वो क्या होगी? दोनों में क्या होगा? अंतर होगा। तो आप देख सकते हैं कि साफ सफाई का हमारे शरीर पर, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर और हमारे शरीर में जो सुख है, सुख की प्राप्ति के लिए भी साफ सफाई का महत्व है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, घर के सजावट का अर्थ है। घर की सजावट का अर्थ क्या है? पर्दे लगाना, फूलों से सजाना, चित्रों से सजाना, या घर को साफ और सुव्यवस्थित रखना। तो जब हम घर को साफ और सुव्यवस्थित रखेंगे तो इसका मतलब ये रहेगा कि हमने पर्दे भी लगा दिए, फूलों से घर को भी सजा दिया और चित्रों से भी सजा दिया। क्योंकि जब घर साफ होगा और जो चीज जहां की है, जिस स्थान की है, उस स्थान पर रखी होगी, तो उसका मतलब क्या है? घर को साफ किया गया और जो चीज जहां की है उस स्थान पर रखी है। यानी घर की सजावट का अर्थ यही है। क्या? घर की सजावट का अर्थ है कि घर हमारा साफ सुथरा हो और हमारी जो वस्तुएं हैं, जो चीजें जहां की हैं वहां व्यवस्थित या सुव्यवस्थित रूप से रखी हैं, यही सजावट का अर्थ है। चलिए अगला प्रश्न है, नील का प्रयोग करते हैं। तो नील का प्रयोग बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, बिल्कुल नहीं रटना आप सभी को। नील का प्रयोग कब करते हैं? सफेद सूती वस्त्रों को कलर करने के लिए हम नील का प्रयोग करते हैं।
अगला प्रश्न है अतिसार के रोगी को कैसा आहार देना चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति को अतिसार हो गया है यानी व्यक्ति अतिसार रोग से पीड़ित है तो उसको कैसा आहार देना चाहिए। क्या उच्च प्रोटीन युक्त आहार दे दिया जाए या उच्च फाइबर यानी रेशे युक्त आहार दे दिया जाए या नरम व तरल आहार दे दिया जाए या उपर्युक्त में से कोई आहार दिया ही ना जाए। मेरे प्यारे बच्चों, अतिसार के रोगी को नरम व तरल आहार देना चाहिए। कैसा? अतिसार के रोगी को नरम व तरल आहार देना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है भोपाल गैस दुर्घटना किसका उदाहरण है। तो भोपाल में एक गैस दुर्घटना हुई थी और यह किसका उदाहरण है। क्या ध्वनि प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, मृदा प्रदूषण का या वायु प्रदूषण का। तो भोपाल में एक जहरीली गैस लीक हो गई थी और वह कहाँ फैल गई थी? वायुमंडल में यानी पर्यावरण में। तो पर्यावरण में जब वो गैस, जहरीली गैस लीक हो गई तो वह फैल गई किसके द्वारा? वायु के द्वारा। यानी हवा चली, जिसने उस जहरीले वातावरण में जहरीली वायु को अपने शरीर में लिया उसको क्या हो गया? उसकी मृत्यु हो गई। तो ये है वायु प्रदूषण का उदाहरण। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न अगला है मोच का या मोच के लक्षण हैं। क्या लक्षण हैं? यह प्रश्न होता मोच की पहचान क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता? मोच का या मोच के लक्षण या पहचान क्या है। इसका जो है राइट आंसर क्या होगा? दर्द होगा। किसी को मोच आ जाए या आपको मोच आ जाए मान लीजिए तो क्या होगा? पहली बात तो आपको दर्द होगा जहां पर मोच आएगी। दूसरी बात है सूजन हो जाएगी उस अंग में जहां पर मोच आ जाएगी। तीसरी बात मांसपेशियों में खिंचाव होगा। मांसपेशियों में भी खिंचाव होगा यानी वो अंग हिलाने डुलाने से दर्द भी होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है उपर्युक्त सभी, यानी मोच के लक्षण ये सभी हैं। क्या? दर्द होगा, सूजन आ जाएगी, मांसपेशियों में खिंचाव भी होगा। तो ये आप देख सकते हो सभी प्रश्न बिल्कुल आसान हैं। सभी प्रश्नों का आंसर बिल्कुल आसान है। किसी भी तरह से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ग्रह विज्ञान में मेरे प्यारे बच्चों 70 में 70 का स्कोर बहुत ही आसानी से कर लेंगे। बस आपको प्रश्न का अर्थ समझ में आ जाए, उत्तर तो आप बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है लू लगने पर हमें पीना चाहिए। यदि किसी को लू लग गया है तो उसको क्या पीना चाहिए? आम का पन्ना पीना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है सब्जियों को धोना चाहिए। आप सभी खाना बनाते होंगे, सब्जियां बनाते होंगे यानी सब्जी बनाते होंगे तो आप कब धोते हो? क्या काटने के बाद धोते हो या छीलने के बाद धोते हो या मेरे प्यारे बच्चों छीलने से पहले उन्हें धोते हो या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप सब्जियों को कब धोते हो? छीलने से पहले धो लेना ही चाहिए। सब्जियों को कब धोना चाहिए? छीलने से पहले, क्योंकि छीलने के बाद या काटने के बाद जब आप सब्जी धोएंगे तो उसके पौष्टिक तत्व जितने भी होंगे उस सब्जी के वह क्या हो जाएंगे? वह पानी के साथ बह जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए सब्जियों को कब धोना चाहिए? छीलने से पहले ही अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। प्रश्न अगला है भोजन में किस पोषक तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। तो हमारे भोजन में यदि आयोडीन की कमी हो जाए, किसकी? कैल्शियम की, वसा की, प्रोटीन की नहीं, आयोडीन की कमी हो जाए तो घेंघा रोग हो जाता है। घेंघा रोग आप सभी जानते हैं गले में होता है, गला फूल जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता। अगला प्रश्न है हाथ की सिलाई के प्रकार हैं या है। तो मेरे प्यारे बच्चों हाथ की सिलाई का प्रकार क्या है, यानी हाथ से किस तरह की सिलाई की जाती है। बखिया किस तरह से करते हैं? हाथ से, मशीन से नहीं करते। तुरपन भी हाथ से की जाती है, कच्ची सिलाई भी हाथ से ही की जाती है। उपर्युक्त सभी होगा राइट आंसर। आपने सिलाई सीखी होगी या की होगी तो आप सभी जानते हैं बखिया, तुरपन और कच्ची सिलाई ये सभी हाथ की सिलाई के प्रकार हैं।
अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कपड़ा काटने से पहले ध्यान देना चाहिए। तो कपड़ा काटने से पहले हमको क्या ध्यान देना है? कपड़ा काटने से पहले कपड़े को इस्त्री करना जरूरी होता है, इस्त्री यानी प्रेस करना जरूरी होता है। मिल्टन चाक से निशान लगाना भी जरूरी होता है, क्योंकि यदि आप निशान नहीं लगाएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कपड़ा कहाँ से काटना है। इसलिए मिल्टन चाक से निशान लगाना जरूरी है। कपड़े को सिंक करना यानी सिकोड़ना भी जरूरी है। यहां पर राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो हमारी आंखों की रोशनी बरकरार रहे, हमारी आंखें सदैव सुरक्षित बनी रहें, इसके लिए हमें किस विटामिन की आवश्यकता होती है? मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए हमें विटामिन ए की आवश्यकता होती है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन। तो विटामिन ए युक्त फलों का सेवन, विटामिन ए युक्त चीजों का सेवन हमें करना चाहिए ताकि हमारी आंखों की सुरक्षा बनी रहे। प्रश्न अगला है, मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और आप सभी जानते हैं इसका उत्तर। हमारे शरीर में कितने फेफड़े हैं? 1 हैं, 3 हैं, 2 हैं या 4? तो हमारे शरीर में कुल 2 फेफड़े हैं। यहां पर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन राइट आंसर। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा यहाँ पर 20 बहुविकल्पी प्रश्न मैंने आपको करा दिए। अब यहाँ पर देखो, ये जो 20 प्रश्न आने हैं इनका उत्तर आपको OMR शीट में भरना होगा। जो आप यहाँ पर गोला काला करोगे वही आप नीचे इसका विवरण भी देते जाओगे। आप लोग यहाँ पर देख लो एक चीज और। अब बारी आती है खंड बा की। अब खंड बा में क्या है? निर्देश पहले आपको पढ़ लेना है, क्योंकि निर्देशों के अनुसार ही तो आप पेपर हल करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 21 से 26 क्या है? अति लघुत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों में करना है। कितने? 25 शब्दों में करना है। प्रत्येक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। अब यहां पर देख लो, प्रश्न संख्या 21 है और ये सभी प्रश्न मैं आपके सीधा दिमाग में इनका उत्तर बैठाने वाला हूं। यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, सीधा दिमाग में आपके इन प्रश्नों का उत्तर बैठ जाएगा और कभी नहीं निकल पाएगा। ये मेरी 100% की गारंटी है। मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है और इन सभी प्रश्नों का आंसर सीधा दिमाग में आपके बैठा दूंगा। ये मेरी गारंटी है। चलिए, इनको रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए एक एक प्रश्न आप लोग ध्यान दें। यहां पर 2025 बोर्ड एग्जाम में 8 मार्च को सेम यही प्रश्न छपेंगे। आप लोग जाकर पेपर दीजिएगा तो आप देखकर आइएगा। चलिए, प्रश्न है पहला, यानी प्रश्न संख्या 21 है, अस्थिभंग और मोच के बीच 2 अंतर लिखिए। अस्थिभंग क्या है और मोच क्या है? इसके बीच 2 अंतर लिखना है आप सभी को। चलिए, इसका उत्तर क्या होगा? आप लोग ध्यान दें इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्नोत्तर संख्या 21। यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या 21 यानी 21, अस्थिभंग और मोच में अंतर। पहला अंतर क्या है? अस्थि का अर्थ क्या होता है? हड्डी होता है, और भंग का अर्थ क्या होता है? टूटना। आप लोग समझ जाइए, प्रश्न का अर्थ समझ जाएंगे तो उत्तर भी आसानी से समझ में आएगा। अस्थि में यानी हड्डी में दरार पड़ने अथवा टूट जाने को हड्डी की टूट कहते हैं, जबकि अस्थि संधि को बांधे रखने वाले बंधन सूत्रों अर्थात स्नायुओं में खिंचाव अथवा टूट जाने को मोच कहते हैं। यहां पर आपने क्लियर समझ लिया ना। आगे दूसरा अंतर क्या है? यह हड्डी पर दबाव पड़ने अथवा चोट लगने के कारण होती है। क्या? अस्थिभंग। अस्थिभंग कब होता है? हड्डी पर कोई दबाव पड़ गया, जैसे हमारा ये हाथ है, आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए, इस पर कोई दबाव पड़ गया या कोई चोट लग गई, मान लीजिए उंगली टूट गई या हाथ टूट गया, तो जब हड्डी में दरार पड़ गई तभी तो टूटा, और ये जो है चोट लगने के कारण होती है। जबकि यह संधि पर, मोच में क्या होता है? संधि पर यानी जहां पर जोड़ होते हैं, संधि पर खिंचाव हो गया या ऊंचा नीचा पैर पड़ गया या हाथ पड़ गया या कोई चीज ऊंचा नीचा हो गई, उसके कारण मोच आ जाती है। तो क्लियर हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर,
ध्वनि प्रदूषण के दो कारण लिखिए। ध्वनि प्रदूषण के दो कारण कौन कौन से हैं? चलिए इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 22। ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं परिवहन के साधन। हमारे जो परिवहन के साधन हैं जैसे बस है और मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, ट्रक है, रेलगाड़ियां हैं, वायुयान हैं, ये सभी परिवहन के साधन, इनसे उत्पन्न होता है क्या? ध्वनि। और इनसे जो ध्वनि होती है उसी से होता है ध्वनि प्रदूषण। ईंधन के कारण, मशीनों के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। कोई विस्फोट हो गया उसके कारण भी ध्वनि प्रदूषण होता है। रेडियो को तेज आवाज में बजा दिया जाए तो भी ध्वनि प्रदूषण होता है। टीवी, कैसेट आदि के कारण भी ध्वनि प्रदूषण होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए आप लोग अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है 8 मार्च 2025 के लिए। रेखांकित चेक किसे कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित चेक किसे कहते हैं? तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। ये बैंक का मामला है। रेखांकित चेक यानी बैंक की जानकारी है। यहां पर क्या होती है रेखांकित चेक, क्या होता है? प्रश्नोत्तर संख्या यहां पर 23 आप लोग समझें इसका उत्तर। बैंक के उस चेक को रेखांकित अथवा क्रॉस चेक कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, रेखांकित अथवा क्रॉस चेक, आप लोग ध्यान दें, रेखांकित पूछा जाए या क्रॉस चेक पूछा जाए, एक ही चीज है। जिसमें चेक के बाईं ओर दो समानांतर रेखाएं, इस तरह की रेखाएं खींच दी जाती हैं और इस चेक का पैसा प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा कराकर प्राप्त कर सकता है। ये चेक जब आप लेकर के जाओगे रेखांकित चेक को, तो इसका पैसा आपको नगद नहीं मिलेगा। इसका पैसा आपको नगद नहीं मिलेगा, बल्कि क्या होगा, इसका पैसा आपके खाते में जमा होगा। अब जब खाते में पैसा जमा हो जाएगा उसके बाद आप निकाल सकते हो। नगद पैसा इसका नहीं मिलने वाला। यहां पर बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि इस चेक का पैसा प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा कराकर प्राप्त कर सकता है। इस चेक द्वारा किया गया लेन देन सुरक्षित माना जाता है। और एक प्रश्न बहुविकल्पी आता है कि सबसे सुरक्षित चेक किसे माना जाता है? तो रेखांकित या क्रॉस चेक को सबसे सुरक्षित चेक माना जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको एक एक प्रश्न का आंसर समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पर है, बचत के दो लाभ लिखिए। तो बचत के दो लाभ कौन कौन से हैं? इसका बिल्कुल आसान सा उत्तर है, बेसिक सा उत्तर है। प्रश्नोत्तर संख्या 24। बचत के लाभ, पहला लाभ क्या है? वृद्धावस्था में सहायता। यदि हमने बचत की है या किसी ने बचत की है, धन की बचत की है, तो वृद्धावस्था यानी जब वह बूढ़ा हो जाएगा तो यही बचत की गई धन राशि वृद्धावस्था में सहायता के रूप में सामने आएगी। दूसरा, भविष्य के आकस्मिक संकट में सहायता। यदि आपने या किसी ने बचत की है, धनराशि को बचाया है, तो भविष्य में कोई आकस्मिक यानी अचानक कोई संकट आ जाता है, कोई विपत्ति आ जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसमें ये बचत की गई धनराशि क्या होती है? सहायता करती है, सहायक सिद्ध होती है। तो बचत के दो लाभ हैं, वृद्धावस्था में सहायता और भविष्य के आकस्मिक संकट में सहायता। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहां पर है, शरीर का तापमान बढ़ने पर किसी व्यक्ति की नाड़ी की गति में क्या परिवर्तन होता है? यदि कोई व्यक्ति है और उसका शरीर का तापमान बढ़ गया तो उसकी नाड़ी की गति में क्या परिवर्तन होगा? यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या 25 का उत्तर आप समझिएगा। शरीर का तापमान बढ़ने पर किसी व्यक्ति की नाड़ी की गति बढ़ जाती है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि शरीर का तापमान बढ़ गया है तो व्यक्ति की नाड़ी की गति भी बढ़ जाएगी, क्योंकि तापमान बढ़ा है तो उसके शरीर की नाड़ी की गति भी बढ़ जाएगी। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान की वृद्धि से नाड़ी की गति लगभग 10 प्रति मिनट बढ़ जाती है। यदि शरीर का तापमान 1 डिग्री बढ़ता है तो नाड़ी की गति जो है लगभग 10 प्रति मिनट बढ़ जाती है, यानी 10 बार एक्स्ट्रा 1 मिनट में और बढ़ जाती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अगला प्रश्न आप लोग यहां पर देख लीजिए।
पुलटिस किसे कहते हैं? किन्हीं दो प्रकार की पुलटिस के नाम लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए यहां पर आप लोग इस प्रश्न का उत्तर समझिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 26, यहां पर इसका उत्तर क्या होगा? पुलटिस मूल रूप से गर्म सेक का एक प्रकार या विधि है। यहां पर आप लोग ध्यान दें, पुलटिस क्या है? एक प्रकार की गर्म सेक है। क्या है? एक गर्म सेक है, क्योंकि एक होती है ठंडी सेक जो तेज जोर में दी जाती है। पुलटिस मूल रूप से एक गर्म सेक का प्रकार है या विधि है। पुलटिस के प्रयोग से गुम, चोट या मोच की पीड़ा कम होती है तथा सूजन में भी लाभ होता है। पुलटिस आटे, अलसी, राई, कोयले, प्याज, सरसों, नीम की पत्ती आदि की बन सकती है। तो आपने समझ गए, आप लोग समझ गए इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहां पर देखोगे आप लोग लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत। यहां पर निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 से और प्रश्न संख्या 31 तक प्रत्येक प्रश्न है कितने नंबर का? 4 नंबर का। और इन सभी प्रश्नों का आंसर आपके सीधा दिमाग में बैठेगा, ये मेरा वादा है आप सभी से, 100% की गारंटी है। मेरे प्यारे बच्चों, एक भी प्रश्न आपको रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आसानी से समझोगे आप। बस आप वीडियो को स्किप ना करें और कंप्लीट वीडियो देखिएगा। चलिए प्रश्न यहां पर है, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। अगला यहां पर प्रश्न संख्या 27 है, हड्डी की टूट एवं मोच में क्या अंतर है? तो चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर संख्या 27, इसका उत्तर आप लोग यहां पर समझिएगा। हड्डी की टूट एवं मोच में क्या अंतर है? पहला अंतर है, हड्डी में दरार पड़ने अथवा टूट जाने को हड्डी की टूट कहते हैं, जबकि अस्थि संधि को बांधे रखने वाले बंधन सूत्रों अर्थात स्नायुओं में खिंचाव अथवा टूट जाने को मोच कहते हैं। दूसरा अंतर है, हड्डी की टूट हड्डी में होती है। हड्डी कहाँ टूटती है? हड्डी ही तो टूटती है। जबकि मोच अस्थियों की संधि पर, विशेषकर पूर्ण चल संधियों पर होती है। तीसरा अंतर क्या है? यह हड्डी पर दबाव पड़ने अथवा चोट लगने के कारण होती है, जबकि मोच संधि पर खिंचाव पड़ने, ऊंचा नीचा होने के कारण होती है। चौथा अंतर है, हड्डी की टूट में क्या होता है? जिस स्थान पर हड्डी टूटती है वह अंग लटक जाता है। मान लीजिए हाथ की हड्डी टूट गई तो हाथ क्या हो जाएगा? लटक जाएगा। और टूट के स्थान पर चरमराहट भी होती है, जबकि मोच से ना तो अंग लटकता है और ना ही संधि पर चरमराहट ही होती है। तो ये हो गया बिल्कुल बेसिक सा अंतर हड्डी की टूट और मोच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर है, भूनने और सेकने में क्या अंतर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 8 मार्च 2025 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न है यहाँ पर और इसका उत्तर है, भूनने और सेकने में अंतर। प्रश्नोत्तर संख्या 28, भूनते समय वस्तु आग में प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती, जबकि सेकने में उसे सीधे अंगारों अथवा विद्युत सलाखों के ऊपर सेका जाता है। भूनते समय क्या होता है? वस्तु जो होती है आग में प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आती है, जबकि सेकने में उसे सीधे अंगारों अथवा विद्युत सलाखों के ऊपर सेका जाता है। अब ये हो गया इसका उत्तर। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वृक्षारोपण से क्या लाभ हैं? यदि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे तो इससे हमें क्या लाभ होगा? कौन कौन से लाभ मिलेंगे? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या 29 का उत्तर आप लोग यहां पर समझिएगा। वृक्षारोपण से निम्नलिखित लाभ हैं, यानी वृक्ष लगाने से निम्नलिखित लाभ हमको प्राप्त होंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 29 का उत्तर आप समझिएगा, वृक्षारोपण से निम्नलिखित लाभ हैं। कौन कौन से? पहला है, वृक्षों से हमें लकड़ियां प्राप्त होती हैं जो मकान बनाने एवं फर्नीचर के काम में आती हैं। वृक्षों से हमें क्या प्राप्त होता है? लकड़ियां प्राप्त होती हैं। वृक्षों से हमें फल प्राप्त होते हैं, ये भी चीज है।
और वृक्षों से हमें शुद्ध हवा भी प्राप्त होती है, क्योंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और हमारी जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन करते हैं। अगला है यहाँ पर वन पर्यावरण को नियंत्रित रखते हैं। वन यानी जंगल हमारे पर्यावरण को नियंत्रित रखते हैं। तीसरा लाभ है वनों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जो मानव के लिए अनिवार्य है। जितने भी जीवित प्राणी हैं इस धरती पर, सभी प्राणियों के लिए ऑक्सीजन क्या है, बिल्कुल अनिवार्य है। यदि ऑक्सीजन ना हो तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं बचेगा, ये मानकर चलिए आप लोग। तो वनों से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, जो मानव के लिए और जीवित सभी प्राणियों के लिए क्या है, अनिवार्य है। अगला लाभ, वनों के होने से मृदा अपरदन नहीं होता। वनों के होने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होती, कम हो जाती है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों वनों में क्या होता है, पेड़ पौधे बहुत होते हैं जिनकी जड़ें होती हैं, मिट्टी को जकड़े रखती हैं, और जब बारिश आती है या बाढ़ आती है तो इससे उनकी जो है मिट्टी बहुत कम मात्रा में अपरदन होती है जहां पर वन होते हैं। अगला लाभ क्या है, वनों के होने से वर्षा अच्छी होती है और सूखे की संभावना कम होती है। वनों से वर्षा बहुत अच्छी होगी और वहां पर सूखा भी नहीं पड़ेगा। अगला लाभ है वनों से हमें फल एवं अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती हैं। वनों से हमको फल प्राप्त होते हैं, जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर, घर में सिलाई करने से क्या लाभ है। यदि हम घर में सिलाई करेंगे तो इससे हमको क्या लाभ होगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, चलिए इसका उत्तर आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 30 का उत्तर, घर में सिलाई करने से लाभ। तो यहाँ पर घर में सिलाई करने की उपयोगिता या घर में सिलाई करने से लाभ क्या है। पहला है उचित नाप के अनुसार सिलाई। यदि हम घर में सिलाई करते हैं, यदि वस्त्र घर पर सिले जाएं तो वस्त्र उचित नाप के अनुसार सुगमता से तैयार हो सकते हैं। कारण स्पष्ट है कि घर पर नाप बार बार लेना संभव होता है, जबकि दर्जी के लिए ऐसा करना क्या है, कठिन है। क्यों कठिन है, क्योंकि आप दर्जी के पास जब वस्त्र सिलाने जाते हैं तो या तो आप नाप देकर आते हैं कोई अगला वस्त्र, या आप नाप देकर वहां पर आते हैं। तो यदि कोई दिक्कत होती है तो वहां पर नाप देना बार बार आप थोड़ो ना जाते हैं, लेकिन यदि आप घर पर सिलाई कर रहे हैं तो बार बार आप नाप ले सकते हैं। पहला तो यही लाभ है, उचित नाप के अनुसार सिलाई हो जाती है हमारे वस्त्रों की। दूसरा लाभ है मेरे प्यारे बच्चों, समय पर सिलाई। जो वस्त्र हम सिलते हैं, मान लीजिए दर्जी के यहाँ अधिक भीड़ है तो क्या होगा, समय पर आपके वस्त्र नहीं सिले जाएंगे। इसलिए घर पर सिलने से समय पर आपके वस्त्र सिल जाएंगे। जैसे कि वस्त्रों को आवश्यकता अनुसार समय पर घर में सिला जा सकता है, जबकि दर्जी कई बार समय पर वस्त्र सिल कर नहीं देते हैं, क्योंकि वहां भीड़ हो सकती है या कोई अन्य कारण हो सकता है। उनके यहाँ बार बार जाने से परेशानी का अनुभव भी होता है, क्योंकि यदि दर्जी की दुकान आपके घर से दूर है तो आपके लिए वहां बार बार जाना क्या रहेगा, परेशानी रहेगी। यदि आपके घर के जस्ट पास है तो उसकी बात अलग है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला लाभ क्या है, टिकाऊ सिलाई। अगला लाभ है टिकाऊ सिलाई। गृहिणी घर पर वस्त्रों की दोहरी सिलाई करके सिलाई को टिकाऊ बना सकती है। क्यों बना सकती है, क्योंकि अपने हाथ सिल रही है और दोबारा भी यानी दोहरी सिलाई कर सकती है। जबकि दर्जी प्रायः ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनका समय नष्ट होता है। उनको जो है कई अनेक वस्त्र सिलने होते हैं, कई लोगों के वस्त्र सिलने होते हैं, तो वह दोहरी सिलाई करने से संकोच भी करते हैं। चौथा लाभ है धन की बचत। सबसे इंपॉर्टेंट, धन की बचत। घर पर सिलाई करने से दर्जी को दिया जाने वाला धन भी बच जाता है। जो आपने कपड़ा लेने में धन लगाया है, पैसा लगाया है, वही लगेगा, सिलाने का कोई पैसा नहीं लगेगा, जिसे अन्य आवश्यक कार्यों में व्यय यानी खर्च किया जा सकता है। सिलाई करने से पूर्व ठीक से नाप लेना आवश्यक है, ताकि सिलाई के बाद कपड़ों की फिटिंग सही हो।
छोटा बड़ा होने पर वस्त्र बेकार हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न जो है इस तरह से है, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नया चैप्टर जुड़ा है आपकी गृह विज्ञान के सिलेबस में। चलिए इसका उत्तर आप लोग समझें। ड्राइविंग लाइसेंस क्या है? प्रश्नोत्तर संख्या 31, इसका उत्तर क्या होगा? ड्राइविंग लाइसेंस भारत में वैध रूप से सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। यदि हमको सड़कों पर यानी सड़क पर गाड़ी चलाना है, इसके लिए वैध रूप से एक लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जिसको क्या कहते हैं? ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं, जो कि परिवहन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। हालांकि इसमें टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होता है। यदि आपने कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है या आपके किसी नज़दीकी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है, तो पहले उसको क्या करना होगा? टेस्ट देना होगा। यदि 2 पहिए वाहन का बनवा रहा है तो 2 पहिया चलाकर दिखाना होगा। यदि 4 पहिए वाहन का लाइसेंस बनवा रहा है तो उसको चलाकर दिखाना होगा। यानी आप जो है एक टेस्ट से गुजरेंगे, जिसमें पास होने पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। और गाड़ी चलाने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है, क्योंकि जो आपको वैध तरीके से सड़कों पर गाड़ी चलाने का अधिकार देता है, वहीं सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अब जो है क्या हुआ है? लाइसेंस पर भी सरकार सख्त हो गई है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपका लाइसेंस नहीं है तो आप लोकल एरिया में तो गाड़ी दौड़ा सकते हैं यदि आपको चलाना आता है, लेकिन उस एरिया में जब आप गाड़ी लेकर के जाएंगे जहां पर ट्रैफिक पुलिस होगी, वहां पर आपका चालान हो सकता है। क्यों? क्योंकि यही वजह है, सड़कों पर यातायात पुलिस सबसे पहले लाइसेंस की मांग करती है, जिसके बाद अन्य दस्तावेजों को जांचा जाता है। यदि आपकी गाड़ी रोकी गई है यातायात पुलिस के द्वारा, तो सबसे पहले क्या मांग करेंगे वह लोग कि आपका लाइसेंस है अथवा नहीं, इसके बाद अन्य कागज देखे जाएंगे। तो ये थे 31 प्रश्न, जिनका आंसर मैंने आपको बताया है। बिल्कुल उम्मीद करता हूं सीधा आपके दिमाग में बैठ गए होंगे सभी प्रश्नों के उत्तर, क्योंकि एक भी प्रश्न इसमें रटना नहीं था। अब मेरे प्यारे बच्चों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अब यहां पर आप लोग ध्यान दो। निर्देश है यहाँ पर प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 32 क्या है? विषाक्त भोजन किसे कहते हैं? इसका मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो विषाक्त भोजन क्या है और इसका मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रश्न का आंसर आपको तैयार कर लेना है। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों अथवा में, और प्रत्येक प्रश्न आएगा 6 नंबर का। जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा 6 नंबर का आएगा। पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं? पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न कारण लिखिए। प्रश्न संख्या 33 है, भोजन पकाने के क्या उद्देश्य हैं? भोजन पकाने के विभिन्न विधियों के बारे में लिखिए। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अथवा में प्रश्न है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? किसी एक संक्रामक रोग के कारण, लक्षण तथा रोकथाम के उपाय लिखिए। इस प्रश्न को भी आप लोग तैयार कर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न जो है ये है एक सवाल। एक गांव की जनसंख्या 5000 है और इसमें जो है 23% पुरुष और 25% स्त्रियां हैं, शेष बच्चे हैं। बच्चों की संख्या परिकलित कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेंगे। ये जो सवाल है इसमें जो है यहाँ पर जो संख्या है इसमें परिवर्तन होगा, सेम यही नहीं आता, क्योंकि संख्या परिवर्तित होगी लेकिन मेथड एक ही रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह का आएगा आपका गृह विज्ञान विषय का पेपर। सभी प्रश्नों का आंसर आपको मैंने बताया है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को छोड़कर। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लघु उत्तरीय प्रश्न
और आपके जो अति लघुत्तरीय प्रश्न थे सभी प्रश्नों का आंसर आपने देखा है। आप लोग इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार करके जाना। बोर्ड एग्जाम देने से पहले भी यदि आप इसे देख कर जाते हैं तो आप अच्छा स्कोर करेंगे, आधा घंटा पहले भी देखेंगे तो भी आप अच्छा स्कोर करेंगे। जय हिंद।